यूनिट ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है सेल। ठीक है, सेल जो है ये बेसिक और फंडामेंटल यूनिट है। कोई भी लिविंग थिंग है वो सभी सेल्स से ही बने हुए हैं। ठीक है, तो ये सेल वर्ड आया कहां से, सबसे पहले इसको किसने देखा, किस तरह से देखा, इन सब के बारे में देखते हैं। सो इसमें लिखा है इन 1665 रॉबर्ट हुक एग्जामिन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। 1665 में रॉबर्ट हुक जो है वो एक स्लाइस लेते हैं। ठीक है, कॉर्क होता है पेड़ की छाल, पेड़ की जो छाल होती है उससे एक पतली सी स्लाइस जो है वो माइक्रोस्कोप से देखते हैं, खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। ठीक है, उनका माइक्रोस्कोप कुछ इस तरह का था। ठीक है, इस माइक्रोस्कोप से वो एक कॉर्क को देखते हैं, कॉर्क को यहां पर रखा गया। ठीक है, और जब यहाँ आईपीस यहां पर है, यहां से उन्होंने देखा इस कॉर्क को, तो वो कुछ इस तरह का दिखाई दिया। ठीक है, ये बड़ा कर देता है, जूम कर देता है किसी भी चीज को, तो वो जो स्लाइस थी, कॉर्क थी, वो कुछ इस तरह की दिखाई दी। ठीक है, इसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। ठीक है, ये किस तरह की दिखाई दी थी, इट लुक लाइक हनीकॉम कंसिस्टिंग ऑफ मैनी लिटिल कंपार्टमेंट। ये बिल्कुल इस तरह की दिखाई दी थी जैसे हनीकॉम यानी कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का जो घर होता है, उस तरह की दिखाई दी थी। इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए थे, छोटे छोटे इसमें छेद बने हुए थे। ठीक है, और ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, इसी को रॉबर्ट हुक ने कहा था सेल। सेल का मतलब क्या होता है, अ लिटिल रूम। ठीक है, सेल जो है ये आई थिंक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम। ठीक है, एक छोटा सा कमरा। तो ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं इन्हीं को कहा गया सेल। ठीक है, आगे है इसमें ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सभी लिविंग थिंग्स हैं। ठीक है, ये जो एक आपको छोटा सा ब्लैक नजर आ रहा है, ब्लैक सा, ठीक है, ये क्या है, एक सेल। सभी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स यानी कि प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी लिविंग थिंग्स हैं वो इन्हीं सेल्स से, इसी तरह के सेल्स से बने हैं। ये जो भी लाइफ है, जो भी लिविंग थिंग है, उनकी बेसिक यूनिट है। ठीक है, तो इसी के बारे में सारा जो भी डिटेल है वो पढ़ते हैं। पीछे वाले पेज पर हमने पढ़ा कि सभी लिविंग थिंग्स जो है वो सेल्स से ही बने हैं। तो प्लांट्स किस तरह के सेल्स से बने हैं ये देख लेते हैं। तो यहां पर है सेल ऑफ एन ओनियन या फिर प्लांट पील। ओनियन या फिर प्लांट्स जिन सेल से बने हैं उनकी पील से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, ओनियन का एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर ओनियन लेंगे, सबसे पहले हम उसकी स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड बनाने का प्रोसेस जो एनसीईआरटी एक्टिविटी नंबर 5.1 में दिया गया है, जल्दी से मैं यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। ओनियन लेंगे, ओनियन से एक पतली सी परत निकालेंगे। ठीक है, पील करेंगे उसे, उसकी बिल्कुल एक पतली सी परत निकालेंगे जो बिल्कुल पॉलीथिन टाइप होती है। ठीक है, उसमें सैफरनीन डालेंगे। सैफरनीन जो है ये ब्लू या फिर वॉयलेट कलर का होता है जो उसे कलर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और जो भी पील निकाली है उसको कट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से साइज का, और एक कांच का टुकड़ा होता है इस तरह का स्लाइड जिसे माइक्रोस्कोप के साथ मिलता है। ठीक है, तो इसे उस जो भी ओनियन पील है उसे यहां पर रख दिया जाएगा। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये ओनियन पील यहां पर रख दी गई है सैफरनीन डालने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाएगा, एक बिल्कुल इसी तरह का रेक्टेंगुलर पीस होगा ग्लास का, इसके ऊपर ढक दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। तो माइक्रोस्कोप जो भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उससे ये बिल्कुल इस तरह का दिखाई देगा। ये फिगर दिख रहा है आपको, बिल्कुल ये इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है ये एक सेल है। ठीक है, ये एक कंपार्टमेंट जो है ये एक सेल है, इसी तरह से ये एक सेल है, एक सेल्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी सेल्स के अंदर आपको एक ब्लैक डॉट सा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, डार्क कलर में, इसको कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, जो ये डार्क कलर का है इसे कहा जाएगा न्यूक्लियस। और डार्क के अलावा जो ये ब्लू ब्लू खाली जगह दिख रही है, यहां पर होता है एक लिक्विड जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये तो दिखेगा आपको ओनियन का, बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता। अगर हम किसी प्लांट लीव यानी कि पौधे की कोई पत्ती से हम निकालें, पील करें, उसके ऊपर से एक पतली सी परत निकालें और उसे माइक्रोस्कोप से देखें स्लाइड बनाकर, तो वो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा जैसे ये आपको दिख रहा है इस तरह का। ठीक है, ये प्लांट का बिल्कुल सिमिलर होगा ये। इसमें क्या है, यहां पर जो एक सेल है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है ये भी और ये भी, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और इसके बीच में जो ये गोल गोल दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, यहां पर न्यूक्लियस है। ठीक है, इसी तरह से जो यहां पर खाली जगह दिखाई दे रही है आपको, ये है यहां पर साइटोप्लाज्म, एक लिक्विड सा होता है ये। ठीक है, और जो ये बाउंड्री दिखाई दे रही है इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी ये आउटर बाउंड्री है, इसे कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया प्लांट सेल का। ठीक है,
अब इन दोनों एक्टिविटीज से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल्स से ही बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं ह्यूमन सेल के बारे में। अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी या फिर एनिमल सेल्स के बारे में। ठीक है, सो यहां पर है वेरियस सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में एक तरह के सेल्स नहीं होते हैं, ये कई तरह के सेल्स से ह्यूमन बॉडी बनी होती है। तो उन सभी सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां पर जो ये फर्स्ट फिगर आपको दिखाई दे रहा है रेड रेड कलर के, ये डोनट्स टाइप, ये हैं ब्लड सेल्स। ठीक है, जो हमारा ब्लड होता है इसी तरह के सेल्स से ही बना होता है। इसी तरह यहां पर ये सेल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है बोन सेल्स, यानी कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो इसी तरह के बहुत सारे सेल्स से ही बनी होती है। आगे है मसल सेल्स। मसल सेल्स जो हैं, जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है, वो इन्हीं के कारण होती है, मसल सेल्स की वजह से ही होती है। तो ये मसल सेल्स होते हैं, ये सिकुड़ते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिटार्डेशन, ये सिकुड़ते हैं और फैलते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी मूवमेंट होती है। ये मसल सेल्स इस तरह के होते हैं। ठीक है, आगे है इसमें ओव्यूम। ओव्यूम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ठीक है, इसी तरह से फैट सेल, फैट सेल जो हमारी बॉडी में फैट होता है वो इसी तरह के सेल्स का बना होता है। ठीक है, ये है फैट सेल। लाखों करोड़ों सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, उन्हीं में से है फैट सेल। ये है स्पर्म, जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। ठीक है, इसी तरह से यहां पर है न्यूरॉन सेल। ये न्यूरॉन सेल है। न्यूरॉन सेल जो है ये मैसेज कैरी करता है। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मैसेज सेंड होता है वो न्यूरॉन सेल के द्वारा ही होता है। तो ये सभी प्रकार के इन सभी सेल्स से ही ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब देख लेते हैं किस किस टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग थिंग्स। ठीक है, और इसको क्लासिफाई करेंगे हम किस बेसिस पर, नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि जो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग थिंग है उसे क्या कहा जाएगा, और जो ज्यादा सेल से बने हुए हैं उन्हें क्या कहा जाएगा। तो हमारे सामने है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स यानी कि लिविंग थिंग, और किस बेसिस पर है ये, नंबर ऑफ सेल्स पर। ठीक है, यानी कि कितने सेल से वो बने हुए हैं। तो टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकंड इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सो फर्स्ट देखते हैं इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। It is single cell organism, all function performed by single cell and its lifespan is short. यूनि का मतलब ही होता है सिंगल। ठीक है, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने हैं उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सभी फंक्शंस यानी कि सभी काम जो होते हैं किसी भी बॉडी के, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के जो भी काम होते हैं वो सिंगल सेल ही अकेला करता है। और जो सिंगल सेलुलर यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनका लाइफ स्पैन यानी कि इनकी लाइफ जो है वो बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि बहुत कम लाइफ होती है इनकी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। तो इसमें आ जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। अमीबा किस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का कुछ होता है और इसमें एक सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सो अमीबा की क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसी तरह से बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर है और पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर है, यानी कि ये तीनों क्या है, एक एक सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और एक बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो है एग। ठीक है, एग जो है वो एक सिंगल सेल है। ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अंडा, ठीक है, जिसे अंडा कहते हैं हिंदी में, तो अंडा एक सिंगल सेल, एक सेल से ही बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी यानी कि ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा सेल से बने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें कहा जाएगा मल्टी सेलुलर, एक से ज्यादा सेल्स से जो बने हुए हैं। ठीक है, सो इसके बारे में देखते हैं। इट कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, डिफरेंट सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग। ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स से बने होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा सेल्स से बने होते हैं। और अलग अलग सेल्स का काम क्या होता है, मतलब अलग अलग सेल्स जो है वो अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे पीछे वाले पेज पर हमने ह्यूमन सेल्स के बारे में पढ़ा था। बोन सेल होता है, न्यूरॉन सेल होता है, ब्लड सेल्स होते हैं, इसी तरह बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो वो सभी अलग अलग टाइप्स के सेल जो हैं वो अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, वो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, और इनकी जो लाइफ स्पैन है यानी कि इनकी जो लाइफ है वो ज्यादा होती है। ठीक है,
एग्जाम्पल ले लेते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। सो ये हो जाएगा ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि आप हो गए, मैं हो गया या कोई भी। इसी तरह से ट्रीज जो है वो भी मल्टी सेलुलर है, या फिर कोई भी एनिमल्स हैं वो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इस चैप्टर में हमारा, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ। सेल जो है वो किन चीजों से मिलके बने होते हैं, ठीक है, और क्या काम होता है सेल्स का। ठीक है, सो इसमें दिया है हमें एवरी सिंगल सेल डू बेसिक फंक्शंस। जो सभी अकेला कोई भी सेल है वो बेसिक फंक्शंस करता है। ठीक है, हर एक सेल जो है वो बेसिक फंक्शंस करता है, जैसे लाइक एक्सचेंज ऑफ गैसेस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और भी बहुत सारे। ठीक है, सेल जो क्या सेल हैं वो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। प्लांट सेल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी तरह से जो एनिमल सेल हैं वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इसी तरह से डाइजेशन करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है उन्हें इजी फूड में कन्वर्ट करता है और एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं सेल के। ठीक है, जो चैप्टर के लास्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं सेल किन चीजों से मिलकर बना होता है। तो यहां पर दिया गया है 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। जो भी, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, उसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, सो उसमें पहला है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। मेम्ब्रेन यानी कि जो आउटर कवर होता है। ठीक है, ये मान लीजिए मतलब ये क्या है, एक प्लांट सेल है, ओनियन पील है, तो जो ये आउटर बाउंड्री आपको दिख रही है ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। ये तो हो गया प्लांट का। इसी तरह से जो ह्यूमन सेल होता है यानी कि एनिमल सेल होता है, उसके भी बाहर वाली ये आउटर बाउंड्री जो दिख रही है आपको थोड़ा सा डार्क कलर में, ग्रीन में, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर लेयर होती है ये किसी भी सेल की। ठीक है, हर एक सेल की आउटर लेयर, यहां पर आप देख सकते हैं प्लांट सेल में भी आउटर लेयर है और जो एनिमल सेल है उसमें भी आउटर लेयर है, उसे कहा जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड कंपोनेंट होता है सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में मैं बता चुका हूं, जो ये डार्क कलर का डॉट होता है सभी सेल्स में होता है, इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया प्लांट में। इसी तरह से ये आ गया, ये डार्क कलर का जो ग्रीन दिखाई दे रहा है ये है एनिमल सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, थर्ड है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो ये खाली जगह होती है इसमें एक जेली टाइप लिक्विड होता है। ठीक है, जेली टाइप लिक्विड होता है जिसे कहा जाता है साइटोप्लाज्म। इसी तरह से जो ये ओनियन पील है, ठीक है, सॉरी ओनियन की स्लाइड है, ओनियन सेल है, इसमें भी जो ये ब्लू खाली जगह दिखाई दे रही है यहां पर भी क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, अब जो ये 3 कंपोनेंट है सेल के, ये किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट पेजेस पर। सबसे पहले पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सेल के फर्स्ट कंपोनेंट के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सेल का फर्स्ट कंपोनेंट जो है उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं या फिर प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट इज द बाउंड्री ऑफ ईच सेल विच सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये जो है बाउंड्री होती है। ठीक है, सभी सेल्स की ये बाउंड्री होती है, जो कि जो साइटोप्लाज्म होता है, जेली टाइप ये लिक्विड होता है, इसको सराउंडिंग से, बाहरी वातावरण से बचाए रखता है। ठीक है, आगे है प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। ये दोनों में, प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये प्रोटीन्स और लिपिड्स से बना होता है। नेक्स्ट है, इट इज सेलेक्टिवली प्रीमिएबल इन नेचर। इट अलो सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो है सेलेक्टिवली प्रीमिएबल होता है नेचर में। अब सेलेक्टिवली प्रीमिएबल का मतलब क्या होगा, जो भी ये आउटर लेयर है ये सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देता है, कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही, जैसे गैसेस हो गई, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। ठीक है, अगर प्लांट सेल होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी और ऑक्सीजन बाहर आएगी। एनिमल सेल में बिल्कुल इसका उल्टा होगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें से बाहर आएगी। ठीक है, तो ये कुछ सेलेक्टिव चीजें, वाटर को भी ये अंदर और बाहर जाने देता है, सेलेक्टिव चीजों को ये अंदर जाने देता है। ऐसा नहीं है कि सभी चीजें अंदर जा सकती हैं या सभी चीजें बाहर आ सकती हैं। ठीक है, इसको कहा जाएगा सेलेक्टिवली प्रीमिएबल इन नेचर। ठीक है, आगे है, इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, ये फोल्ड भी हो सकता है, ब्रोक भी हो सकता है और रीयूनाइटेड यानी कि अपने आप ही वापस जुड़ भी सकता है। ठीक है,
पीछे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, कहा था कि जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली प्रीमिएबल होता है, यानी कि कुछ सेलेक्टेड चीजों को ही अंदर जाने देता है और सेलेक्टिव चीजों को ही बाहर आने देता है। तो ये किस तरह से कोई भी सब्सटेंस है वो अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं उसके बारे में देखते हैं। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें से कोई भी सब्सटेंस है उसकी मूवमेंट किस तरह से होती है। दो तरह से होती है, एक तो होता है डिफ्यूजन और एक होता है ओस्मोसिस। डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन। ये अचानक से हुआ मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, जिनको ये आउटर लेयर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करता है, ठीक है, वो उनकी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन में। यानी कि हमेशा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ मूवमेंट होगी किसी भी सब्सटेंस की। समझते हैं इसे। मान लीजिए यहां पर देखो, यहां पर दिया गया ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो ये सेल मेम्ब्रेन है या फिर इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इधर से उधर दोनों साइड, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा सकती हैं। अब अंदर कब जाएगी और बाहर कब आएगी ये भी देखना होगा। तो मान लीजिए ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और अंदर जो है ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम है। तो हमेशा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन जो बाहर हाई कंसंट्रेशन है तो ये जाएगी अंदर की तरफ, ठीक है। हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन यानी कि बाहर से अंदर जाएगी। अगर अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता, बाहर कम होता, तो अंदर से बाहर आएगी, ठीक है। तो जो डिफ्यूजन है इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है गैसेस जो भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हैं इनको अलाउ करता है अंदर और बाहर इसमें से क्रॉस करने के लिए, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत बहुत छोटे रोम छिद्र जिसे हम कहेंगे, ठीक है। आगे है ओस्मोसिस। ओस्मोसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ओस्मोसिस। जिस तरह से डिफ्यूजन में गैसेस जाती हैं, ठीक है, ओस्मोसिस में क्या होता है, वाटर की मूवमेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये जो आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें से वाटर हाई कंसंट्रेशन से, जो ये है कंसंट्रेशन रीजन वाला कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। हाई कंसंट्रेशन, अगर वाटर का हाई कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो अंदर जाएगा वाटर, अगर अंदर ज्यादा है तो बाहर आएगा। हमेशा क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन की तरफ कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो गैसेस हो चाहे वाटर हो, ठीक है, मूवमेंट करेंगे। तो इसे जो ये ओस्मोसिस है, ओस्मोसिस को एक और नाम से जाना जाता है डिफ्यूजन ऑफ सोलवेंट के नाम से, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी मूवमेंट होती है किसी भी सब्सटेंस की, उसमें तीन कंडीशन होंगी। उन तीनों कंडीशन को समझते हैं एक एक्टिविटी से। सो ये है व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सोल्ट। एक वाटर सॉल्यूशन बनाया जाएगा या तो शुगर का या फिर सोल्ट का। अगर इस सॉल्यूशन में वाटर, या इसमें हम ले लेते हैं शुगर, ठीक है, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी में चीनी को घोल दिया गया है। इस सॉल्यूशन में अगर सेल को डाला जाए तो क्या होगा, ठीक है, तीन कंडीशन होंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, बाहर जो वाटर है उसका कंसंट्रेशन कम हो, तो क्या होगा और इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा। इसी तरह सेकंड कंडीशन क्या होगी, जितना अंदर कंसंट्रेशन है वाटर का उतना ही बाहर हो, तो क्या होगा और इस सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा। थर्ड कंडीशन होगी, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो और अंदर कंसंट्रेशन कम हो तो क्या होगा, ठीक है, और थर्ड कंडीशन में भी जो सॉल्यूशन होगा उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो तीनों को समझते हैं डेफिनेशंस के साथ। सो टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। जो भी सॉल्यूशन है, जो भी ये वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, इनके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग समझते हैं क्या होगा, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन है उसका नाम क्या होगा। तो फर्स्ट है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन दी गई है यहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज लेस देन इनसाइड द सेल। जो सॉल्यूशन, जो भी वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, इसमें वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो कम हो, ठीक है, कम हो सेल से। सेल में मतलब क्या कह रहा है, सेल में ज्यादा हो, बाहर कम हो, तो जो मूवमेंट होगी वो क्या होगी, जो भी अंदर पानी है सेल के वो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये ग्रीन एरो जो शो कर रहा है ये क्या कर रहा है, वाटर जो है, पानी जो है वो बाहर जाएगा। और अगर इसमें से पानी बाहर जाएगा सेल में से तो क्या होगा, ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक। ये सेल जो है वो पानी को गवा देगा, ठीक है, पानी ये लूज करेगा और श्रिंक यानी कि सिकुड़ जाएगा,
ठीक है, यानी कि किसी भी सेल को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल जो है वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन में जो सॉल्यूशन है उसे कहा जाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या है, इक्वल कंसंट्रेशन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। जितना कंसंट्रेशन वाटर का अंदर है उतना ही बाहर सॉल्यूशन में भी है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ड्यू टू दिस सेल गेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर विच इज लूज्ड। सेल जितना वाटर जो है लूज करेगा उतना ही ये गेन करेगा। ठीक है, जितना पानी इसमें से बाहर निकलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उतना ही पानी अंदर भी आ जाएगा। तो सेल का जो साइज है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ना तो ये छोटा होगा सेल ना ही बड़ा होगा। थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड ऑफ सेल। यानी कि सेल जो कंसंट्रेशन है सेल में, उसमें बाहर वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन यानी कि ज्यादा कंसंट्रेशन से हमेशा कम कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। तो पानी का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वो पानी जाएगा अंदर। ठीक है, ये जो येलो एरो शो कर रहा है ये क्या कर रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी कि पानी अंदर जाएगा। और पानी अंदर जाने के कारण होगा क्या, ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर, सेल स्वेल अप एंड मे बी ब्रस्ट। सेल जो है वो सेल पानी सोख लेगा। ठीक है, सेल के अंदर पानी जाएगा, सेल जो है वो स्वेल अप हो जाएगा यानी कि सेल फूल जाएगा, मोटा हो जाएगा, और हो सकता है सेल फट भी जाए। ठीक है, सेल बिल्कुल फट सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फट जाएगी, इतना पानी उसके अंदर जा सकता है। ठीक है, अब जो ये तीन कंडीशन हैं किसी भी, ठीक है, जो ये तीन कंडीशन है इनको और अच्छी तरह से एक और फिगर के साथ समझते हैं नेक्स्ट पेज पर। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को नए फिगर के साथ और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, सो ये है एक ग्लास टम्बलर, इसमें पानी डाला गया है। ठीक है, और इसमें एक सेल डाल दिया गया है। ठीक है, सेल में आप एक एग ले सकते हैं, एग यानी कि अंडा। ठीक है, जो अंडा होता है वो सिंगल सेल होता है। ठीक है, इसी तरह से ये टम्बलर है, इसमें वाटर और ये सेल, और इसी तरह से ये वो टम्बलर है और इसमें सेल है और ये वाटर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगा। जो ये व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं आपको सेल के अंदर, ये वाटर का कंसंट्रेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये डॉट्स यहां पर ज्यादा पास पास में है यानी कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर जो है सेल के बाहर जो है ये वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वाटर अंदर है वो बाहर आएगा, तब तक बाहर आएगा जब तक कि अंदर और बाहर का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता है। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा क्या होगा, पानी सेल के अंदर जो है वो बाहर आएगा। ठीक है, और सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। सेकंड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ये डॉट्स जो हैं ये बिल्कुल जितने अंदर हैं, जितना कंसंट्रेशन इनका अंदर है उतना ही बाहर है। तो जो भी वाटर है वो इसमें से बाहर तो आएगा, जितना बाहर आएगा उतना ही दूसरी साइड से अंदर चला जाएगा। तो जो सेल है उसका साइज बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि बाहर का कंसंट्रेशन, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम है। तो हाई कंसंट्रेशन यानी कि बाहर से अंदर की तरफ, लो कंसंट्रेशन में जो सब्सटेंसेस है वो मूव करेंगे यानी कि वाटर मूव करेगा। तो जो भी वाटर अंदर मूव करेगा उसकी वजह से होगा क्या, सेल जो है वो वाटर गेन करेगा और सेल फूल जाएगा। ठीक है, स्वेल हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और हो सकता है सेल जो है वो फट जाए। ठीक है, इतना पानी चला जाए कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फट जाए, यहां से सेल बिल्कुल डैमेज हो जाए। ठीक है, और यहां पर सेल जो भी हमने ये सेल यूज किया इसकी जगह पर आप एग जो कि एक सिंगल सेल होता है ये ले सकते हैं, या फिर रेसिन्स यानी कि किशमिश वगैरह, इन सब का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर किशमिश को लो कंसंट्रेटेड वाटर में डालेंगे तो जो किशमिश है वो सिकुड़ जाएगी। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसका जो साइज है वो सेम रहेगा। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में किशमिश को डाला जाएगा तो वो फूल जाएगी। ठीक है,